विशेष प्रस्तुति में जिसमें हम बात करते हैं तमाम महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं इस देश के, उन तमाम लोगों से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं देश के हालात के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और उनके दृष्टिकोण से देश में क्या और सही और गलत हो रहा है इसके बारे में। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री बीसी खंडूरी साहब। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। उत्तराखंड से आप आते हैं सर, और बहुत ही भीषण तबाही देखने को मिली हमको जून में। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि क्या अभी वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है आपकी नज़र में? ये आपदा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वर्षा तो 14-15 जून से शुरू हो गई थी, लेकिन जो बड़ी जो बादल फटने की घटना और अतिवृष्टि है, 16-17 को ज़्यादा नुकसान हुआ, और 16-17 दोनों ही दिन इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि उसके आंकलन अभी भी करना संभव नहीं हो पा रहा है। कितनी मृत्यु हुई, कितना नुकसान हो रहा है, सरकार भी अभी आंकलन इकट्ठा कर नहीं पाई है। और उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूं, और सांसद के नाते 91 से मैं भी 22-23 साल हो गए इस क्षेत्र को देखता रहा हूँ। फौज में भी मैं जब रहा हूँ तो मैंने जोशीमठ में नौकरी की है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तब से 1970 से हाथ से मेरी जानकारी में है, 1970 में भी एक बहुत बड़ा बादल फटा था जोशीमठ साइड में, और सब पुल बह गए थे, सड़क बह गए थे। एक बहुत पुराना 100 साल पुराना ताल होता था घोना लेक, वो भी टूट गया था। और इसलिए आपदा आती हैं। 3-4 हमारे अर्थक्वेक आ गए हैं, बादल फटने की घटना हर रोज होती रही है। लेकिन इस समय जो खास मुझे बात समझ में आती है वो हर दफ़े हमारी जो गढ़वाल क्षेत्र में जो यहाँ तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, बड़ी संख्या में लोग सीजन में आते हैं। लेकिन पहला अनुभव यह है कि इन 3 जो हमारी घाटियाँ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री वाली, इनमें से एक ही जगह पर बारी बारी करके हरकतें होती थी, और इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। इस समय पता नहीं कैसे प्रकृति का क्या आक्रोश है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री घाटी में तीनों घाटी में अति वर्षा हुई, और तीनों घाटी में 16-17 के करीब हुई, और इसलिए बहुत बड़ा पानी का एक दीवार जैसी चारों तरफ से निकली, और जहाँ जहाँ से उसने बहुत तबाही की है। और इसलिए उत्तराखंड में जो वर्तमान में जून के महीने तबाही वो अभूतपूर्व है, और मुझे भी याद नहीं इतने बचपन से अभी तक इस प्रकार की तबाही कभी हुई है उत्तराखंड में, और खासकर गढ़वाल है। आपको लगता है कि ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक एक आपदा थी? नहीं, मैं से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। और हालांकि मैं सांसद होने के नाते, उस क्षेत्र के नाते उन्हें विकास की बहुत बात करते हैं, लेकिन इस आपदा के संबंध में और घटना चक्र होने के बाद मैं समझता हूँ इसमें प्रकृति का आक्रोश भी है, और हम लोगों का जो वहाँ के नागरिक हैं, हमने जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया, दोनों को मिलकर ये काम हुआ। इतनी बड़ी आपदा इस प्रकार की आई है। हमारे यहाँ विकास के लिए ही उत्तराखंड बना था, और उस उत्तराखंड में मैं भी शामिल था। आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, लंबे समय से आंदोलन हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उत्तरांचल बनना चाहिए। तो इसलिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, विकास की वजह से विकास नहीं हो रहा था। गांव में सड़कें नहीं थी, कहीं गांव कटे हुए थे, पैदल 2-2, 3-3 दिन पैदल जाना पड़ता था, फिर गांव में पहुंचते थे। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तो विकास के दृष्टिकोण से हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, और इसलिए जब 2000 में अटल जी ने सरकार बनाई तो उन्होंने विशेष राज्य का इस प्रदेश को दर्जा दिया, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे। और उस समय कुछ हरकतें शुरू हुई विकास की, लेकिन पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी हमारा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 65% वहाँ पर वन क्षेत्र है। उत्तराखंड का एक गौरव है कि हमारे दुनिया में जो सबको बड़ा पर्यावरण का मूवमेंट चला, चिपको मूवमेंट, वो भी गढ़वाल की एक अनपढ़ महिला गौरा देवी से शुरू हुआ था जोशीमठ क्षेत्र में। तो ये दोनों पक्षों को हम कई तरीके से, सही तरीके से उनको आपस में मेलजोल नहीं बैठा पाए, ये मेरा अपना आंकलन है जी। और आपदाएं आती रहती है, हम उनसे निपटते रहते हैं। इसमें बीजेपी की सरकार को भी लोग दोषी कह रहे हैं। दोष है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं भी उसमें दोषी हूँ। लेकिन ये दोषी का प्रश्न एक प्रकार है, और दोषी दूसरा ये है कि हम लोग अभी समय आ गया है कि विकास को और पर्यावरण को दोनों को मिलजुल कर जब तक एक नहीं देखेंगे तब तक हम होने वाले नहीं। दृष्टिकोण उत्तराखंड में क्या रहा है कि हमारा वर्षों से पिछड़ा प्रदेश है, और मैं तो वहाँ बचपन से रहा हूँ। सड़क, लोगों ने बहुत सारे गांव जिन्होंने कभी गाड़ी बस देखी नहीं है, बिजली देखी नहीं है, सड़कें देखी नहीं है, और इसीलिए अटल जी के समय जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली तो उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। लेकिन
जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणवादी हैं, वो कहते हैं विकास खड्डे में जाए, विकास हो ना हो, हमको तो पर्यावरण को देखना है। जो विकास वाले हैं, डेवलपमेंटलिस्ट, जिसमें मैं भी शामिल था, हम कहते हैं हमको पर्यावरण की तो चिंता करते रहो जितना कर सकते हो, लेकिन विकास तेजी से होना चाहिए। इन दोनों का टकराव हो गया और होता रहा पिछले 10-15 साल से, पहले भी होता रहा। और इसलिए मैं इस लंबी भूमिका इसलिए कह रहा हूँ कि अभी समय आ गया है जबकि पर्यावरण को और विकास को दोनों मिलकर एक ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और विकास में तेजी से आगे बढ़े। जो पर्यावरण का नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए व्यवस्था की जाए। जैसे मैंने कहा, सड़क बनते हैं, डायनेमाइट इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी संख्या में। आज दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप जितना सड़क काटना चाहते हैं, जितना पहाड़ काटना चाहते हैं, उतनी सीमा में रखें। वो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो हम लोगों ने पैसा बचाने के लिए खूब प्लास्टिक की पेड़ काटने के संबंध में केंद्र सरकार से कंट्रोल होता है। अगर एक पेड़ काटते हैं, हमने 2 पेड़ लगाने की जरूरत पड़ती है, जमीन देनी पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाता नहीं, लगाता तो कहीं दिखते नहीं। करोड़ों की संख्या में पिछले 10-12 साल में फॉरेस्ट लगाए होंगे, जमीन पे मुश्किल से सैकड़ों बनी हुए। और इसलिए मैंने सुझाव देता रहा हूँ इस हादसे के बाद खासकर कि एक कोई ऐसी शक्ति अथॉरिटी बननी चाहिए केंद्र में, जो कि उत्तराखंड में नहीं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट की जितनी इनकी हिमालयन क्षेत्र से जहां पर्यावरण हमारा देश का दुनिया का बनता है, उसके लिए एक अथॉरिटी बन जाए जो इस विकास के लिए जिम्मेवार हो। ये नहीं कह सकते हम विकास नहीं करेंगे। अभी होता क्या, विकास करने वाले के विकास करेंगे, पर्यावरण रखते, दोनों आपस में लड़ते हैं और प्रकृति नुकसान करते हैं। खंडूरी साहब, आप कह रहे हैं अथॉरिटी बनाने की, गंगा बेसिन अथॉरिटी भी बनी, उसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। उसमें राजेंद्र सिंह जी जो है वो बड़े मशहूर पर्यावरण विज्ञानी हैं, उन्होंने डिसेंट नोट लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी बैठकें नहीं होती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी कंप्लेन की, मेरी उनसे बात हुई। देखिए, मेरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पर्यावरण को देंगे, पर्यावरण वाली लड़ाई करते हैं। हमारे यहाँ से सुंदरलाल बहुगुणा है और बड़े बड़े गौरा देवी का मैंने बात की है, एक भट्ट जी हैं जिनको मैगसेसे अवार्ड मिला पर्यावरण के आधार पर, लेकिन विकास से संबंधित नहीं है। अगर एक जिम्मेवार, अगर राजीव गांधी को ये जिम्मेवारी दी जाती कि वो विकास के लिए और पर्यावरण दोनों जिम्मेवार हैं, तो जो उसके सदस्य उसी पद का बनते ना। आप सड़क नहीं बनने दे रहे, आज केंद्र पर्यावरण से हमको इजाजत लेनी पड़ती है, तो सड़क कैसे बने? सड़क बंद करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जी जी। इसलिए आज तक जो मेरे समझ में जो आया है, चाहे राजीव गांधी ने गंगा बेसिन की अथॉरिटी की, लेकिन जमीन पर उसको किया नहीं गया क्योंकि जो उससे संबंधित लोग थे वो नहीं है। हमारे यहाँ लोग अक्सर हमको उत्तराखंड में दोष देते हैं, हमारे से पता नहीं कितने सैकड़ों डैम बड़े बड़े बन रहे हैं। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि कोई डैम बनता है, टेरी डैम इतना बड़ा है, हमको 12% बिजली मिलती है, आप 100 मेगावाट तैयार करते हैं और उत्तराखंड को 12% देते हैं। कौन सी हम और जिम्मेवारी सतप्रत हमारी है। तो ये जो अनबैलेंसिंग है समझ में नहीं आता लोगों को। आप डैम पे डैम बनाए जाए, हमको क्या फायदा, वहाँ के लोगों को फायदा नहीं है। आप लंबे समय से वहाँ की पॉलिसी मेकिंग का आप लोग हिस्सा रहे हैं, आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है वहाँ पे, तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि बहुत दूरदर्शी सोच के साथ शायद उत्तराखंड की नीति। मैं समझता हूँ, पहले तो मैं मानता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं भी दोषी हूँ, लेकिन उस दोष के आगे आप देखिए, अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ। मैंने वहाँ पर जब मैं आया था, पर्यावरण को ध्यान में देखते मैंने इको टास्क फोर्स की 4 कंपनी केंद्र से मांगी। उसका पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है, केंद्र देता है। और ये मेरा अनुभव था कि मसूरी में राजीव गांधी के समय में देहरादून मसूरी पर साफ हो गया था। वहाँ चौक खड़िया का खनन होता, जंगल खाली हो गए थे। सख्ती से काम हुआ। तो जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने केंद्र से कहा कि 4 कंपनी हमको इको टास्क फोर्स दे दीजिए, जो कि पहाड़ों में इकोलॉजी देखा। ये पैसा देना होता एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा हमारा पैसा नहीं है। पता नहीं इसलिए कहा कि बीजेपी की सरकार है क्या कहा। डिफेंस मिनिस्ट्री के आदमी लोग इसमें काम करते हैं, रिटायर्ड फौजी। मैं एंटनी जी के पास गया, उन्होंने कहा कि हम पैसा हमारे पास क्या कर मजबूर हैं। और इसलिए मैंने उत्तराखंड के बजट से 4 कंपनियां 2007 में खड़ी की हैं, जो अभी 4 कंपनी चल रही हैं, 2 गढ़वाल के लिए, 2 कुमाऊं के लिए। और उनकी वजह से आपने कहा पर्यावरण में आप अगर आप देखें, जिन लोगों ने बद्रीनाथ का पीछे पहाड़ देखा है पूरा खाली था, उसमें कम से कम 5-6 लाख पेड़ पिछले 4-5 साल में लगे। तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हमने कोशिश की थी 2008 में 4 धामों में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में कंस्ट्रक्शन पूरा बैन किया था जी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। आज जो चर्चा हो रही है केदारनाथ में कंस्ट्रक्शन हो गया, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया, बद्रीनाथ के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन हो गया कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी जैसा दिखाई देता, मैंने बंद किया था। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेवार है, मैं भी जिम्मेवार हूँ, जितने उत्तराखंड जिम्मेवार है, केंद्र जिम्मेवार है, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं लगा अभी तक। आज ये बड़ी घटना का मौसम विभाग कहता है हमने तो 14 तारीख को सूचना दी थी, केंद्र सरकार ने पहले काम को मालूम नहीं है।
और जब थोड़े समय के बाद उन्होंने प्रमाण दिए तो उन्होंने कहा, वहाँ उनके मंत्री ने कहा, आपदा मंत्री ने कहा कि हाँ हमको मालूम था लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने समझा ऐसी सूचना आती रहती है। आपको लगता है कि उत्तराखंड की सरकार ने इस आपदा से ठीक से निपटने दो अलग पहलू, पहले तो मैं आपने कहा कि हमको आपदा होने से क्या पहलू, तो उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं। एक तो हिमालयन अथॉरिटी, चाहे आप मिनिस्ट्री बनाइए चाहे अथॉरिटी बनाइए, जो हिमालयन क्षेत्र के लिए जो पूरे देश को विश्व को पर्यावरण देता है, ऑक्सीजन देता है, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिम्मेवारी पर्यावरण नहीं ठीक रहे, लेकिन जो विकास है वो भी तेजी से बढ़े, और जिम्मेवारी नहीं तो उनकी जिम्मेवारी है। एक बात में क्या ना, प्रदेश में क्या होता है, हम वोट बैंक से प्रभावित होते हैं। आप कहीं पर सड़क गांव में चाहिए, हम जानते हैं सड़क चाहिए, लेकिन हम क्या कि अगर इसके लिए हमको 30 लाख के बदले 1 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर चलेगा, पैसा नहीं हमारे पास, तो हम कहते हैं चलो बनाओ इसको। अगर सेंट्रल अथॉरिटी है तो या तो पैसे देगी और या तो जिम्मेवारी लेगी, कि हम इस वजह से नहीं कर सकते। ये जब तक तालमेल नहीं बैठेगा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी दोषी है, उसने तालमेल नहीं बैठाया? सरकार बिल्कुल दोषी है, इसलिए दोषी है कि आपने पर्यावरण को तो अपने हाथ में ले लिया। उत्तराखंड 65% जमीन फॉरेस्ट है, और मैंने यहाँ पे एनडीसी में किया था, प्रधानमंत्री जी का, मैं मुख्यमंत्री का, हमने कहा कार्बन ट्रेडिंग के लिए दुनिया से तो पैसा लेते हैं कि भारतवर्ष कार्बन कम चलाता है, हम जो कार्बन कम करते हैं हमारी वजह से तुमको पैसा ले रहे हो, हमको कोई पैसा देता नहीं है। तो ये बड़ा अपसेटिंग है। इसलिए मैंने कहा कि इस सबका एक, अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है जो कि एक तो प्रदेश से दूर है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से थोड़ा वो सख्ती से निर्णय लेगा, और दूसरा उससे जिम्मेवारी है, अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, विकास करिए, ऐसा विकास करिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और पर्यावरण को नुकसान होता है उसकी व्यवस्था कीजिए कि पर्यावरण को पूरा किया जाए। पेड़ लगाने लगाइए, कागज पे मत लगाइए, जमीन पे लगाइए। पर्यावरण के लिए अगर कोई चीज ऐसी करनी है, एक्सप्लोजिव कम इस्तेमाल करना है तो लगाइए। अब आप 30 लाख के बदले अगर 50 लाख 1 किलोमीटर बनता है तो बनाइए। जमीन के ऊपर निरीक्षण कीजिए कि आज को हमारे पास एक्सप्लोजिव के लिए माइक्रो सेकंड डेटोनेटर्स हैं, ऐसा करते हैं कि आप चाहिए 3 इंच से पहाड़ टूटना तो तोड़ सकते हैं। तो वो सब नहीं हो रहा है। कम से कम इस आपदा से तो लोग सबक सीखें, इस प्रकार की व्यवस्था करें और जिम्मेवारी तय करें कि विकास के लिए भी और पर्यावरण के लिए एक ही जिम्मेवारी है। आज केंद्र के पर्यावरण को रोकने के लिए तो मिनिस्ट्री बैठी है, विकास के लिए कोई नहीं बैठा। अब मैं वर्तमान सरकार की बात करूंगा। लगातार बीजेपी कह रही है कि वर्तमान जो सरकार है विजय बहुगुणा जी की, वो पूरी तरह से असफल रही है, पूरी तरह से फेल्ड रही है वो चीज़ों को समझने में और इस आपदा से निपटने में। आपको क्या लगता है? मैं ऐसे सहमत हूँ कि प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से, एक तो आपदा को कारण मैंने बता दिया, आपदा को बारिश, अति बारिश को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि हम सब उसके लिए जिम्मेवार हैं और पीढ़ियों से जिम्मेवार हैं, केंद्र भी जिम्मेवार है, प्रदेश भी जिम्मेवार है, जो मैंने बता दिया। आपदा होने के बाद, आपदा ये होने संभावना होने के बाद उन्होंने कुछ जैसा काम करना चाहिए था, इमरजेंसी मैनेजमेंट काम नहीं किया। अब मैंने आपको बताया 14 तारीख को मौसम विभाग, जो केंद्र का विभाग है, उन्होंने 14 तारीख को वो कहते हैं, उन्होंने बता दिया कि भारी वर्षा होने वाली। प्रदेश ने कहा कि ऐसी वर्षा होती रहती, कोई चिंता नहीं। तो वो उनकी एक कमी रही है। अगर 16 तारीख को भी आपातकालीन स्थिति में प्रदेश सरकार कुछ कर देती, जो यात्री जहां पर था उसको रोक देती, तो 17 तारीख जो नुकसान हुआ बहुत कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी दोषी है कि जब 16 तारीख को घटना घट गई थी, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति क्यों नहीं की। जहां पर था उनको रोका जाता, जो लोग नीचे से आ रहे थे उनको जहां पर था वहीं पर बिल्कुल फ्रीज करना चाहिए था, और निकालने की व्यवस्था कम से कम 12-24 घंटे में सबको जितने निकालने थे वो कोशिश करते, तो शायद मृत्यु कम होती। बीसी खंडूरी साहब कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार दोषी है, लेकिन विजय बहुगुणा ने कुछ तर्क रखे हैं। उन्होंने अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में कुछ तर्क रखे हैं, उनको हम यहाँ अभी इनके सामने रखेंगे और इनसे जानेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। बीजेपी की लगातार चर्चा हो रही है कि अंदर इन फाइटिंग चल रही है, मोदी के नाम को लेकर मतभेद है बीजेपी नेताओं में। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी साहब से। खंडूरी साहब, अभी विजय बहुगुणा साहब ये कह रहे हैं कि स्टेट का जो बजट है उत्तराखंड का बहुत छोटा है, 25,000 करोड़ रुपए उनके पास कुल बजट है और 16 या 17,000 रुपए उसमें नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा राज्य इस प्रकार की आपदा से निपटने में सक्षम ही नहीं है। अच्छा है, कुछ हद तक वो बात सही है। जैसे मैंने यहाँ शुरू में कहा ना कि आप विकास के मामले में जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हालांकि अटल जी ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति खराब है इसको देखते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेट 6 महीने के अंदर दे दिया था। भारतवर्ष में अभी तक आज़ादी के बाद इतनी जल्दी किसी को दिया नहीं गया, तो उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करता, 10% डेवलपमेंटल एक्टिविटी। उसका कितना उपयोग होता हुआ है, लेकिन
वो इस सरकार अभी उसमें भी डेढ़ डलाई की। ये कुछ हद तक बात सही है। जिस प्रकार से विकास के लिए हमको पैसा चाहिए था वो नहीं मिलता है। जो विकास का काम हो रहा है उसका क्वालिटी जैसे होती है वो नहीं है। एनवायरमेंटल का ध्यान नहीं देखा जाता। और इसलिए मैं वर्तमान मुख्यमंत्री सहमत हूँ कि किस तरह से हम लोगों को वहाँ पर अलग से एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, मैं समझता हूँ जब तक मानक नहीं बदलेंगे बजट अलॉट करना कुछ फायदा नहीं। हम खर्चा कितना करते हैं, खर्चा नहीं कर पाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, उत्तराखंड की सरकार ने जो कुछ किया बहुत डिलेड रिस्पांस किया। आपने कहा कि बहुत ढीला रिस्पांस था इस आपदा का। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप पॉलिटिकल मास्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं या ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो हमेशा से जो है वो सुस्ती से काम करने की आदत है? पॉलिटिकल ऐसा तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है पॉलिटिकल विद इन द पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप जानते हैं हर लोग वहां पर झगड़ा हो रहा है। और इसी आपदा के संबंध में आप देखिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं शुरू में उन्होंने कहा 3,500 आदमी मरे, उनके विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं 10,000 से ज्यादा मरे। प्रेस में बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री जो प्रेस में मुख्यमंत्री के खिलाफ दे रहे हैं, विधायक मंत्री के साथ मुख्यमंत्री। तो जो पॉलिटिकल एक जुट होती है वो नजर नहीं आई। कांग्रेस का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है। ये प्रॉब्लम तो बीजेपी में भी है, लेकिन इस स्टेज तक नहीं था। और मैं ये बता रहा हूँ जो कुछ आपस में मनमुटाव रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा कि इस स्टेज तक कि जहाँ के आपदा के समय भी एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है, वो शायद मेरा दृष्टिकोण है। आप लोग तय करिए, हम थे कि नहीं थे, लेकिन ये बीमारी है और इसकी वजह से हमारा सीधा साधा प्रशासन प्रभावित होता है। आपने पूछा ब्यूरोक्रेसी भी इसीलिए वो देखती है कैसी हवा चल रही है। अगर उनको सवार सख्त है तो घोड़ा ठीक चलता है। और जब अपने सवार ढीले हैं, आपस में तो देखो जो हमारी सवारी कर रहे हैं वही आपस में लड़ रहे हैं और विदेशों में घूम रहे हैं। विदेश घूमने में ज्यादा रुचि है, बढ़िया मोटी कार होनी चाहिए वो ज्यादा अच्छे, तो उसी प्रकार ढलते हैं। इस राजनीतिक मतभेद की वजह से ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी। उन्होंने जिस गंभीरता से काम करना नहीं किया था। लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं हम जिम्मेवार हैं कि अब संदेश क्या देते हैं। जी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आपके पास रही है और अभी यूपीए सरकार ने भी माना है कि 50% यानी आधा काम जो है वो एनडीए के शासनकाल में हुआ है। तो इसके लिए खैर आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट आपको दे रही है। लेकिन ये भी एक कारण रहा है। देखिए वहाँ पे सड़कें बड़ी बुरी तरह से ध्वस्त हुई और ऐसा लगता है कि उनको जो प्लान किया गया था रिवर बैंक के या नदी के तटों पर, वो शायद प्लानिंग ही उसमें दोष था। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पर हम नए सिरे से योजना बनाएंगे वहां पर रोड्स बनाने के लिए। इस पर दो तीन चीजें आपने बड़ी बात है। पहले तो राजनीतिक दृष्टिकोण केंद्र में क्या होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए और गांव में पहले दफे अटल जी ने आजादी के बाद पहले दफे गांव में सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की। तो ये सिर्फ आपदा से संबंधित था, ये विकास से भी संबंधित था। हजारों गांव में सड़क चली गई उत्तराखंड को मिला के। लेकिन जहां तक ये आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो सीधे सीधे केंद्र से संबंधित हैं, हमारे कारण आज जितने कम से कम गढ़वाल मंडल में जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ में सड़कें सब जगह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मैं यहाँ पर केंद्र में मंत्री था और उसमें मेरा भी कुछ भागीदारी रही और इसलिए बना था जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्टेट की पीडब्ल्यूडी है उसकी क्षमता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं होती अच्छे काम करने की, बड़े बड़े सड़कें करने की। इसलिए इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है केंद्र पैसा देगा और केंद्र मेंटेन करेगा। ऐसा पता लगा कि उसने करीब 350 करोड़ रुपए की अपने बजट प्रपोजल केंद्र को भेजे। केंद्र ने उनको, आपको मालूम होगा देव साहब, उन्होंने सिर्फ 20 करोड़ दिए, 20-22 करोड़ दिए। तो जिसका काम 300 करोड़ करने का है, जिसने 350 करोड़ मांगे उसका 20 करोड़ दे तो सड़क कैसे बनेगी? और इसलिए सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि पहली बारिश आपदा का वाली छोड़ दिए, जो भयंकर ब्लैकआउट छोड़े, सामान्य बारिश में भी ये सड़कें नहीं टिकी। आप एक जगह नहीं, 2-2, 3-3 जगह बराबर है, आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। और आज स्थिति है कि कोई सड़क नहीं खुली है। मैं भी अनेक जगह पर फंस गया हूँ। आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते, गौरीकुंड तो क्या आप रुद्रप्रयाग से आगे नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी केंद्र पूरी जिम्मेवारी है। बॉर्डर उन्होंने पैसा नहीं दिया और इसकी वजह से स्थिति खराब है। और इसी प्रकार बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण ये स्थिति खराब हुई है। खनूरी साहब, समय कम है इसलिए मैं एक चीज आपसे बहुत साफ जानना चाहूंगा।
बहुत निराशाजनक इस बारे में पूछना, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए सच जानना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से कितनी मौतें हुई हैं इस आपदा में? कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों की जान गई? इसमें मैं इसलिए कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत मैं अपना आंकलन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अधिकृत कोई आंकड़े नहीं है, और इसलिए भी मैं नहीं कहना चाहता कि ज़्यादा कुछ अपने पास कोई बेसिस नहीं तो कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने फिर वही बात दोहराता हूँ, मुख्यमंत्री की आप कहते हैं 5000, स्पीकर साहब जो बहुत बड़े मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े जिम्मेवार आदमी स्पीकर है, वो कहते हैं 10,000 से बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हैं, जो मैं सूचना एकत्रित की और जिस प्रकार का वातावरण हुआ है, जिस प्रकार से घटना चक्र हुआ है, मेरा अपना आंकलन है कि 15,000 से कम मौतें नहीं हुई जी। और कितना समय लगेगा उत्तराखंड को रिबिल्ड होने में? समय बहुत लगेगा, क्योंकि अभी तक 1 महीना हो गया और सरकार का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का रिएक्शन बड़ा ढीला रहा है। मैंने उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कब तक लेगा। केदारनाथ जाने के से पहले एक जगह गोविंद घाट है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब को एक सड़क अलग जाती है, नदी पार करनी पड़ती है, अलकनंदा जब जाते उस पार एक और पुल बना था। तो यात्रा शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग गए और घोड़े खच्चर में, क्योंकि पैदल जाना पड़ता है तो घोड़े खच्चर उधर चले गए हजारों की संख्या में। जब ये घटना चक्र हो गया 16-17, तो पुल बह गए, यात्रियों को तो हेलीकॉप्टर से उठाया गया, करीब 800 से 1000 खच्चर घोड़े उस तरफ फंस गए। ये फंस गए थे समझिए 15-16 जून को। मैं वहां पर गया 17 जुलाई को, 15-17 जुलाई को मैं गोविंद घाट गया, उससे थोड़ा आगे और सड़क गई थी, वहां तक गया, और ये बॉर्डर रोड की मेंटेन की जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खच्चर इतने दिन तक है, कुछ बहुत सारे खच्चर मर गए थे। पूरे जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। तो इन्हें इसको सूक्ष्म में बताते हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं पार करते, नदी का पानी अभी थोड़ा कम हो गया, क्या कोई छोटा पुल नहीं बना सकते? तो मुझे जानकारी में है कि बॉर्डर रोड के पास आपदा के लिए कुछ ऐसा छोटा पुल है, उसको क्लास 3 कहते हैं, गाड़ी वाला क्लास 9 होता, मतलब बड़ी गाड़ी, छोटा पुल है पैदल पुल के लिए क्लास 3 उसको कहते हैं। उनके पास था, तो मैंने उनसे पूछा आप ये बना सकते हैं? कहता अगर मुझे कोई आदेश देगा, हुक्म देगा तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैं फिर जोशीमठ गया, अधिकारी से बात की, काफ़ी लोग परेशान थे, हमारे सब खच्चर वाले सब गांव के लोग थे, उन्होंने धरना हड़ताल में बैठे थे। बातचीत करके ये हुआ, मैं 17 तारीख को वहाँ से चला, 18, 19 तारीख 20 तारीख को मुझे खबर लगी, मैंने जो कुछ कहा था कि वो पुल बन गया है, खच्चर आ गए हैं। जो काम 1 महीने नहीं हुआ, वो मेरे थोड़ा हरकत करने पर, लोगों से बातचीत करने पर, आप कह रहे हैं कि अगर सक्रियता दिखाई जाती तो पहले हो सकती थी। 15, 16, 17 के बाद 18, 19, 20, 21 में, और जो खच्चर वहां पर बहुत सारे मर गए भूख से, बीमारी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है सरकार का, वो ठीक नहीं था। इसी सभी जगह हो रहा है। बॉर्डर रोड अभी पैसा अभी मिला उनको, अभी कहाँ वो ठीक करेंगे? पहले से उनके बड़ी मात्रा में लोग हैं, मशीनें जगह जगह फंसी हुई, और इसलिए सरकार ने जो पहले काम करना चाहिए वो नहीं किया। उसकी वजह से अभी जो क्यूमुलेटिव एक्शन खराब हो गया, और अभी भी सरकार, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी ठीक से तरह नहीं, जगह जगह भी लोग फंसे। देव जी, मैं उधर काफ़ी सभी जगह घूम कर आया हूँ, और केदारनाथ उस सड़क के ऊपर गांव ऐसे हैं जहाँ लोग किसी तरह जा नहीं सकते, पैदल मार्ग भी नहीं है, झूला पुल जो पैदल है वो ठप टूटी है, वो भगवान भरोसे वहाँ बैठे हैं। अभी तक सरकार ने आपदा संबंधित जो लोग हैं उनका जो टीम जाती है आंकलन करने, आंकलन नहीं हुए, तो मुआवजा देना तो दूर रहा, अभी आंकलन लोगों को नहीं हुआ। नीचे राशन खाद्यान्न सड़ रहा है, ऊपर राशन पहुंच रहा है। और केंद्र सरकार का ये हालत है कि जो हमारे को खाद्यान्न उत्तराखंड को दे रही है, गेहूं और चावल 20-25 रुपए किलो दे रही है, उत्तर प्रदेश को 4-5 रुपए किलो दे रही है। खाद्य सुरक्षा बिल में ये कहते हैं हम तो गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो देंगे। हमने इनसे पूछा कि जो आपदा में मरे फिर उनके लिए इस पे आप दीजिए, केंद्र चुप बात है। सुरक्षा बिल के लिए इमरजेंसी सेशन बुलाएंगे, ऑर्डिनेंस पास करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कि दिमाग में आता है प्रदेश की और केंद्र सरकार पे कि यहाँ पर है कम से कम एक है जो आपदा से प्रभावित हैं उन लोगों को हम 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। अगर केंद्र सरकार इस तरह से दिमाग में आती नहीं बात, इस तरह से खंडूरी साहब, अगर केंद्र सरकार भेदभाव करे जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव में आप साफ कर देंगे? ऐसा ना, देखिए ये तो भेदभाव नहीं, अब ये इन्यूमन है, मानिटाइज नहीं करते। वो जो लोग हैं उसमें कांग्रेस वाले वोटर भी तो होंगे ना जो भूखे मर रहे हैं वहाँ। और आप ये उदाहरण दे, तो राजनीतिक दृष्टिकोण तो हम समझते हैं हमारे ठीक नहीं होता, कांग्रेस का लोग तारीफ करते, लेकिन मानवता के आधार पर आपको ये दिमाग क्यों नहीं है? प्रदेश में बैठे, केंद्र में बैठे, हमको क्यों अखबार में ये बात देनी पड़ती है? बहुत सारी चीजें हैं। एक आखिरी प्रश्न खंडूरी साहब, अगले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? नहीं, मुझे आशा है और मैं चाहता हूँ एकजुट होकर लड़े। अभी पिछले कुछ चुनाव हमारे हुए हैं जो
लोकल चुनाव जिले के अंदर होते हैं, नगर निकायों के, नगर पालिका चुनाव है, उसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम सब लोग एकजुट होकर हमने काम किया। मुझे आशा है, और सिर्फ पार्टी के हित में नहीं, प्रदेश के हित में भी ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर काम करे, मजबूती से काम करे, जनहित के काम करे, आपस के जो झगड़े फगड़े हैं उनको पीछे रखे, और प्रदेश के हित में, मैं पार्टी के हित में नहीं, पार्टी के हित में नहीं, प्रदेश के हित में ये आवश्यक है उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत सख्त सरकार बीजेपी के द्वारा बनाई जाए। और केंद्र में? केंद्र में भी आएगी। केंद्र में तो वही हालत, केंद्र में जो अभी केंद्र का चुनाव तो पहले है, और जिस प्रकार देश के अंदर वातावरण बन रहा है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये लोग बहुत पीड़ित है। उत्तराखंड में तो मैंने लोकपाल बिल शायद भारतवर्ष में कोई और बना नहीं, किसी भी प्रदेश ने, हमने तो कहा था, मुख्यमंत्री को शामिल किया था। केंद्र के अंदर आप भ्रष्टाचार पैदा हो रहे, और अभी इंडिया टॉक का आखिरी उसमें था कि हर साल हमारे देश में 10,000 बोहर करोड़ घोटाले हो रहे, हर साल 10,000 बोहर के बराबर। तो ये रिश्ता है, केंद्र में हालत खराब है, कांग्रेस का मैं समझता हूँ बहुत दुर्दशा होने वाली है, और प्रदेश के अंदर तो कोड़ में जैसे खुजली हो जाती है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये भ्रष्टाचार है और उसमें आपदा आ गई है, तो कांग्रेस की हालत वहाँ पर बहुत खराब होने वाली है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए खंडूरी साहब। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री खंडूरी साहब। इन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर उत्तराखंड सरकार से जबरदस्त चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, कुछ जगहों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, और कुछ जगहों पर अभी भी उस प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा है जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था इतनी बड़ी आपदा आने के बाद। लेकिन खंडूरी साहब विश्वस्त हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है केंद्र की, वो वापस सत्ता में नहीं आएगी, और बीजेपी केंद्र में भी आएगी, और इसके अलावा अगले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में वापस फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।